हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है। फंक्शंस की वो किस लिए इम्पोर्टेंट है हमने ब्रीफली ही किया था। साथ में फिर उसकी डिस्कवरी अक्रेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। मेनली डिटेल में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है न्यूक्लियर एनवेलप में, जिसमें हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर पोर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, एंटी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो हमें पता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये ईआर मेम्ब्रेन जैसे ही होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मोलिकुलर प्रॉपर्टीज़ है, उसमें ये ईआर मेम्ब्रेन यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की जैसे ही होती है। ये जैसे राइबोसोम्स के जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वैसे ही ये जुड़ी हुई होती है एट सर्टेन पॉइंट्स, और इसकी जो एक्टिविटी है उसकी भी वैसे ही एक्टिविटी इनकी भी होती है। और जो इनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो सेम ही होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर ने में होता है। तो अगर बायोकेमिकल स्टडीज़ की बात करें तो उसके हिसाब से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका कंपोजिशन इस तरह से है। प्रोटीन्स इनके अंदर होते हैं 59 से 75%, लिपिड्स होते हैं 17 से 35%, कार्बोहाइड्रेट्स कम कंसनट्रेशन में होते हैं, और एंजाइम्स होते हैं उसमें एटीपीएस की कंसनट्रेशन हाई होती है। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की, कि न्यूक्लियर एनवल्प या न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है एक्चुअली कहाँ से डिराइव हुई है। तो ये एक्चुअली डिराइव हुए हैं स्पेशलाइज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर से, जो कि ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम। फर्स्ट अगर हम बात करें पोर्टर एंड मैकेडो की, कि उन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाती है इनटू ए नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, जो कि मर्ज हो जाते हैं विद ईआर एलिमेंट्स ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, और ये दोबारा बन जाते हैं ड्यूरिंग टेलोफेज फ्रॉम द सिस्टर्नी ऑफ ईआर। सेकेंड, कि ये दोनों मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही लिपोप्रोटीनियस होती है और ट्राई लैमिनर होती है। और थर्ड अगर बात करें हम, कि जो यूकैरियोट्स का जो आउटर जो सरफेस होता है वो स्टडीड होता है विद द राइबोसोम्स, जैसे कि RER है, और ये कंटिन्यूस रहता है एट सर्टेन पॉइंट्स। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर एनवल्व। फर्स्ट अगर बात करें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज की, कि ये सबसे ज़्यादा जो हेल्प होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का वो किस में होता है, एक्सचेंज करने में मटेरियल में। कि जो न्यूक्लियर एनवल्प होता है वो रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियर प्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का वो डिफरेंट वे में होता है, और जो इसकी परमेबिलिटी होती है वो फिक्स नहीं होती, तो वो वेरी करती है इन डिफरेंट सेल टाइप्स और विद इन द सेम सेल टाइप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइकिल में। तो इस तरह से जो न्यूक्लियर एनवल्प होती है ये स्टैटिक नहीं होती बल्कि एक डायनेमिक बैरियर होती है। फर्स्ट है बात करते हैं थ्रो न्यूक्लियर पोर्स। हमें पता है कि जो मोस्टली जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए पास आउट होते हैं इन द न्यूक्लियर एनवल्प। बेनहार्ड ने डेमोस्ट्रेट किया था कि राइबो न्यूक्लियर जो प्रोटीन्स होते हैं वो फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, और जब ये सिंथेटाइज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर ये पास आउट हो जाते हैं टू द साइटोसोल थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स इन द फिलामेंटस फॉर्म। जबकि जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे DNA पॉलीमरेज है या लैमिन्स हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है एंड लिपिड्स है, ये कैसे मूव करते हैं, दे मूव इनटू द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। यानी इनकी जो एक्सचेंज का जो पार्ट है वो अलग अलग है। इसी तरह से और भी एग्जांपल है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो इनका जो पैसेज है न्यूक्लियर पोर्स के जरिए वो डिफरेंट होता है। दूसरा अगर बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो इनऑर्गेनिक आयंस है और स्मॉल ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे कि अमीनो एसिड्स है, मोनोशुगर्स है, सुक्रोज है, ग्लिसरॉल है, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, ये पास थ्रू होते हैं थ्रू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो एक्सचेंज जो हो रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर प्लाज्म से जो साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल एक्सचेंज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं कि डिफरेंट इनके पाथवेज अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुछ तो होते हैं जो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए जाते हैं और कुछ जाते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के जरिए जाते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं ब्लैबिंग की, ब्लैबिंग क्या होता है कि जब वेसिकल से ब्लैब्स बनते हैं जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इवेजिनेशन हो जाती है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट हम ये किस में डेमोस्ट्रेट हुआ था, ड्रोसोफिला में डेमोस्ट्रेट हुआ था इन द सैलिवरी ग्लैंड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वेसिकल्स कैसे बनते हैं, आउट ग्रोथ ऑफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती है, जिससे ये वेसिकल्स एक एनुलेटेड लैमेले बना लेती है और यहाँ से क्या हमारे मटेरियल्स पास आउट होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उन्होंने क्या बताया कि जो ब्लास्टोसिस्ट जो सेल्स होते हैं रैबिट की, राइबोसोम्स लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो पेरिन्यूक्लियर स्पेस में एंटर करते हैं थ्रू द इनर मेम्ब्रेन और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं टू द सिस्टर्नी ऑफ ER।
फिर और है क्या फंक्शन क्या इनके कि ये रेगुलेट करते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शंस को। डिफेंस की बात करें तो जो न्यूक्लियर एनिमल होते हैं वह सेपरेट कर देते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सो ये प्रोटेक्ट करते हैं डीएनए को फ्रॉम द म्यूटेजेनिक इफेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स। और ये एक माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का भी काम करते हैं क्योंकि एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसपे जो मायोफिलामेंट्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। मायोफिलामेंट के साथ माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स सभी ही इस पर अटैच हो सकते हैं। और साथ साथ ये क्रोमेटिन के अटैचमेंट के लिए भी ज़रूरी होते हैं। ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम्स। So this may help in condensation and separation of chromosome during cell division। एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है ये शेप न्यूक्लियस की शेप को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करते हैं क्योंकि जो राइबोसोम्स है जो कि एक्टोकैरियोटिका के आउटर सरफेस पे चिपके हुए होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी, लाइसोसोमल एंजाइम्स, प्रोक्सीडेज एंड कोलिनेस्टरेज प्रोटीन्स जो कि नेसेसरी होती है फॉर द डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो इस तरह से बेटा आज हमने कंप्लीट कर लिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, जिसमें हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ा है डिटेल में और उसके बाद होंगे फंक्शंस। नेक्स्ट टाइम हम डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस। थैंक यू स्टूडेंट्स।